वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होने वाला है 2024 में दिसंबर में आप लोगों का, उसके लिए जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में देखने को श्योर मिलने वाले हैं। तो ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और टॉपिक यही होंगे, इन्हीं को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़े से ऑप्शन इधर उधर कर दिए जाए, लेकिन ऐसे ही प्रश्न और इन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर पेपर से ही है तो ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उतना ही जल्दी उसका आंसर हो पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले शेयर किया था, और आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट 15 क्वेश्चन ऐसे ही आप मेरा चलता रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। पूरे पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हर सब्जेक्ट के। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन है, और ये सीडीपी के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, उनकी पेडागोजी से भी रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी सीडीपी मजबूत है ना तो उधर की पेडागोजी में भी आपकी हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आज का पहला क्वेश्चन जो है, और कल से अगर मैं बात करूं, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 15 क्वेश्चन सीडीपी के थे, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और इसी की बात की गई है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की जो प्रगति है उसको दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऑप्शन हमको पता करना है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या वे छात्र अधिगम के ठोस समूह पेश करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, और हमारे पास जो है पहला ऑप्शन है BC, दूसरा ऑप्शन में है AD, थर्ड में है ABC और फोर्थ में है ABD। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, देखिए, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में, मतलब बच्चे कितना ग्रोथ कर रहे हैं उसके बारे में एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। जहाँ तक है कि अंतिम उत्पाद फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, समेटिव होता है। ठीक है, तो C वाला नहीं होगा। हाँ, वे छात्र के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन से ये पता चलता है कि बच्चे में प्रगति, बच्चा जो सीख रहा है कि नहीं, तो सीखने का एक सबूत मिलता है। यानी अधिगम का सीखना क्या है? अधिगम है, तो अधिगम के ठोस सबूत मिलते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में अंतिम उत्पाद की बात की जाती है, तो अंतिम उत्पाद जैसे ही आया यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा कट गया। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को 15 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, जो ज़्यादा नहीं है, और जब तक आपके पेपर हैं उस समय तक बहुत सारे ईयर्स के पेपर मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। देखिए, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसी हिंदी होती है ना कि थोड़ा समझने में माइंड लग जाएगा। जब आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस किए रहते हैं ना, तो वो
वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है कि किस तरीके, कितनी हिंदी, शुद्ध हिंदी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, देख ही सकते हैं। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, महारत लक्ष्य अभिविन्यास है ये, किसी चीज़ में मास्टरी करनी है, ठीक है। तो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से, असफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना। तो सज़ा से बचने की कोई बात नहीं है इसमें, बाहरी पुरस्कार का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है कि अपनी कौशल, जैसे हम किसी सिलाई में, बुनाई में या किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर के स्किल में अगर अपने आपको महारत हासिल करनी है तो यानी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर बल देना ही क्या कहलाता है, महारत लक्ष्य अभिविन्यास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को दूंगी। जैसे ये CDP के हैं तो नेक्स्ट टू वीडियोस जो होंगे आपके वो दूसरे साइंस के होंगे, उसके बाद हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे, और CDP के मैं डेली दूंगी आप लोगों को। तो CDP के आप लोगों को डेली मिलेंगे, डेली नहीं मतलब 1 डे आफ्टर 1 डे मिलेंगे। जैसे आज मिला तो एक दिन छोड़ के, एक दिन पहले मैंने दिया था, कल एक दिन का गैप करके मैं CDP को दूंगी, ताकि ये वीडियो जितने ज़्यादा लोग देखते हैं तो पूरा वीडियो देखें। अगर आप एक दिन में नहीं देख पा रहे हैं तो इसको कम से कम पूरा देखें। जो मैं डाल रही हूँ उसको आप लोग कम से कम करें, क्योंकि इसको आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ और तरीका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर, तीसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पे ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है पहली बात, और उसमें शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, ये बात हमको पता करनी है। तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप आंसर को पढ़िए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है भाई, आगे की देखते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। देखिए ये पाड़ वाली बात है और ये स्कैफोल्डिंग है, इसकी बात की गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन भाई नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल गलत है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने दे और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर शिक्षक हस्तक्षेप नहीं मतलब सीखने देगा तो शिक्षक भी तो सिखा रहा है ना, तो उसको तो थोड़ा हेल्प तो करना पड़ेगा बच्चों का। तो यहाँ पे शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने की विविध सामग्री प्रदान करता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो बच्चों को आलंबन भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसीलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये कहती है कि आप अवसर दीजिए बच्चों को काम करने का और उसको जब ज़रूरत पड़े तो उसको सहायता करिए, उसको सही मार्ग भी दिखाइए, यानी उसकी हेल्प करिए। जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है तो डायरेक्ट उसको आप कह देंगे नहीं कि साइकिल उठाओ जाओ चलाओ, आप उसको थोड़ी सी सहायता करेंगे, करते करते उसको छोड़ देंगे और वो फिर चलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व और कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी जेंडर वाला ये क्वेश्चन है, जेंडर टॉपिक से ये प्रश्न उठा है और इस जेंडर टॉपिक से हमेशा ही आपको प्रश्न मिलेंगे ही। प्रगतिशील अब तक जितने भी टॉपिक मैंने देखे हैं मिले हैं उन सब टॉपिक से हर साल कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो इन टॉपिक से ना बना हो। तो जेंडर की बात आ गई,
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कि सीडीपी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो उस टॉपिक की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना और जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को, यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, क्योंकि ये मीडिया है और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने से जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने पर क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी उसकी बात की, उसके में से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने औपचारिक संक्रियावस्था के दौरान विकसित होती है, यहाँ पे औपचारिक संक्रियावस्था, और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। यानी x को अज्ञात अंक मानने के लिए की क्षमता जो है औपचारिक संक्रियावस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन ओवरऑल करने वाले हैं। तो 13 क्वेश्चन कहता है कि आलोक जो है निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्या, स्वलीनता विकार, या भाषा की समझ की समस्या, या संचार संबंधी विकार। तो हमें पहचानना है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ के हैं। ठीक है, किस तरह की उसकी पोटेंशियल जो है कमी है उसको ये दिखाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आँखों से रिलेटेड सारी बातें हैं, यानी देखने के संबंधी उसको समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमको जितने ऑप्शन चारों मिले हैं इसमें दृष्टि संबंधी समस्या, क्योंकि अजीब सर को पकड़ रहा है क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ते समय पढ़ने का काम भाई आँखों को ही बार बार मूंद रहा है, रगड़ रहा है, आँखों में लाली है, अक्षरों को पहचाने, ये सब क्या है? दृष्टि संबंधी समस्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन रीजन आजकल के सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है और इससे आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। अभिकथन कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, कारण क्या कहता है कि इसका समावेशी कक्षा की बात की गई है, जहाँ से भी प्रश्न आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसा साल नहीं है जो नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन आपको देखिए बहुत फिक्स होते हैं, टॉपिक्स बहुत फिक्स होते हैं, आप चाहिए तो आसानी से नंबर निकाल सकते हैं सीडीपी में। आप हर साल का पेपर में जब आपको धीरे धीरे करवाती जाऊंगी ना, आपको समझ के, आप जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, अगर आप समझे कि पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन। तो एक समावेशी कक्षा है, उसमें सीखने के लक्ष्य और शैक्षिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक, अब यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए इसका अभिकथन ये वाला ऑप्शन सही है,
लेकिन इसका जो कारण इसके लिए ये बताया गया ये इसके लिए सही नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे और असर्शन हमारा सही है, लेकिन उसका जो कारण रीज़न दिया गया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 30 तक, जैसा कि हमने कहा था कि आज देखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की जी आ गए हैं। सिर्फ सेम मैं बातें कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अधिक जानकारी अन्य अंदर, एक सेकेंड, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अधिक वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं अधिक जानकार अन्य के साथ, किसी अन्य के साथ जो अधिक जानकार होता है उसके साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र होते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो मैं लेव वाइगोस्की की थियरी समझा के आप लोगों को, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है जहाँ तक बच्चा खुद से सीख सकता है, और एक वो जोन होता है जहाँ पे बच्चा किसी और की सहायता से उसी काम को और अच्छे से कर पाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। उस टॉपिक को मैं वाइगोस्की की थियरी बताऊंगी तो आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप विकास क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, बस के बाहर वाली चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, जो इतना उनका IQ लेवल है उसमें वो हम अच्छे से अच्छा काम किसी की हेल्प लेके करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देख लेते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। अब शिक्षक है तो उसको क्लास के बारे में पता होना चाहिए, और ये अगर आप CDP या सीटेट देने जा रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको बच्चे को जानना होगा कि भाई प्रॉब्लम आपके क्लास में आई है तो आप उसको किस तरीके से, क्योंकि आपको बच्चे को सिखाना है किसी भी हालत में, तो आपको कोशिश अपनी रणनीति में चेंजिंग करनी होगी। बच्चे को आप बदल नहीं सकते हैं, वो उसको सुधारना है, उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, उसका क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसको जानने की आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं है। और छात्र को सख्ती से अवमान अवधि बढ़ाने के लिए कहना बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई बिल्कुल नहीं। ये दंड वाला कार्यक्रम तो बिल्कुल अभी के जो रूल आया है उसमें बिल्कुल भी गलत है। तो दंड वाला टॉपिक जहाँ दिखे उसको आप ऑप्शन में मत करिएगा। अगर नहीं वाला ऑप्शन है कोई बात, दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो बात अलग है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका स्वनियमन वाला जो टॉपिक है, सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट का, ये ऑप्शन आपका बहुत अच्छा है और यही काम प्रभावी रणनीति होगी एक शिक्षक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने
और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। सही बात। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ये एक कारण बताया गया है इसका। और अकॉर्डिंग टू मी ये आपके लिए जो दोनों ही बातें हैं वो दोनों ही सही हैं, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाऊंगी। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और आज के वीडियो में लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बन जाएगा इतना अच्छा कि आप पेपर देखते ही आराम से, अभी 1 महीने का टाइम है और उसमें मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ला के देने वाली हूँ कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी थोड़ा समझ के साथ। आप को बस पूरी वीडियो डेली देखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन कहता है कि स्ट्रक्चर्ड थियरी की बात, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थियरी की बात की गई है। शिक्षक के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसे सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। चौथा तो ऐसे ही देखते ही काट दीजिए क्योंकि निष्क्रिय शब्द बच्चों के लिए बहुत ही गलत शब्द है, तो यहाँ पे तो मैं इसको काट दूंगी। और यहाँ पे मैं ऑप्शन आपके लिए 26 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ये फिर से असर्शन रीज़न है और बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन रीज़न से पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी समझ आपकी जांच ली जाती है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण क्या है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप में नहीं मापा जा सकता है। भाई यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो तो मुझे रीज़न दोनों थोड़ा सही हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे और असर्शन रीजन दोनों सही हैं, दोनों बात अपने अपने स्तर पे सही है, लेकिन जो कथन कहा गया है उसके पक्ष में ये कारण सही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 और 30 तक आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग खुद बताइएगा। मैं आप लोगों से उसे एक जितनी समझ के आधारित एक आपके लिए एक समझ लीजिए कि आपकी एक प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है वो, और उसके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दिस वन। ठीक है, 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात की गई है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ऑप्शन आपके एक से ज़्यादा है, AB, BC या BCD या ABCD, चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और उसके बाद आपका बहुआयामी प्रक्रिया भी है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया फिर से, और अभिकथन कहता है इसमें कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करती है। कारण क्या है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, निश्चित क्षण नहीं होता, ये बात कही गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है अभिकथन, और उसके कारण को यानी विकास जो होता है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो ये भी सही है। इसलिए असर्शन रीज़न दोनों सही हो, और जो रीज़न है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। जो क्वेश्चन है आज का हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 30, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक जो है शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीदें रखना। इंग्लिश में भी देख लेते हैं और फिर आप लोग इसके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होता है कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस student development of academic self concept by keeping very low expectation from all student, punishing autonomy and initiative in a student, rewarding autonomy and initiative in a student, keeping very low expectation from special student। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए है, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। एक दिन गैप दे के आपको CDP के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बीच में जो बीच में गैप वाला दे जाएगा उसमें आपको अदर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।